यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, स्प्लिट फेज मोटर के अंदर रनिंग वाइंडिंग के अंदर किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है। स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर में भी हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं रनिंग वाइंडिंग की। रनिंग वाइंडिंग, तो रनिंग वाइंडिंग के अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहला तो उसका लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए हाई इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। इफ दी रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस। तो इंडक्शन मोटर की बात करें हम यहाँ पर, इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर में जो रोटर रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू है स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस। रोटर रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू है स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस की। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगी, तो मैक्सिमम टॉर्क की बात करें हैं, मैक्सिमम टॉर्क हमारी किसके इक्वलेंट होगी। तो इस कंडीशन में हमारी जो मैक्सिमम टॉर्क है वो इक्वल टू होगी स्टार्टिंग टॉर्क के, स्टार्टिंग टॉर्क के ये इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं फॉर गेटिंग मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग रोटर रेजिस्टेंस इज मेड इक्वल टू स्टैंड स्टिल रेजिस्टेंस। तो ये सब होता है हमारा इंडक्शन मोटर के अंदर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल का मेथड हम देखें क्या हो सकता है। अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, इंडक्शन मोटर, अगर इसके स्पीड कंट्रोल की बात करें, स्पीड कंट्रोल, तो स्पीड कंट्रोल का एक मेथड होता है V/F मेथड हो सकता है यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर स्पीड कंट्रोल मेथड, यहाँ पर 2 तरह के मेथड होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। एक तो स्टेटर की साइड हम कंट्रोल करते हैं और एक रोटर की साइड कंट्रोल करते हैं। स्टेटर की साइड की बात करें हम, स्टेटर की साइड कौन कौन से मेथड होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में कंट्रोल करने के लिए। स्टेटर की साइड अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी है, स्टेटर की साइड से अगर हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है तो हम सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके, यानी कि हम कह सकते हैं V/F कंट्रोल करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, V/F कंट्रोल से। ये तो हो गया स्टेटर की साइड। तीसरा यहीं पर स्टेटर की साइड होता है पोल चेंजिंग, पोल्स को चेंज करके भी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, पोल चेंजिंग। दूसरा हम देखते हैं यहीं पर रोटर की साइड। रोटर की साइड कौन कौन से मेथड हैं जो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। रोटर साइड, तो रोटर साइड पहला मेथड होता है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, यानी रोटर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। दूसरा यहाँ पर होता है इंजेक्टिंग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, यानी कि स्लिप पावर रिकवरी। तो हम कह सकते हैं स्लिप पावर रिकवरी से कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है हमारे पास में स्लिप पावर रिकवरी, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिंग फ्री वोल्टेज, यानी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को इंजेक्ट करके भी हम रोटर की साइड से 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर होता है कैस्केडिंग के द्वारा भी हम
थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जो हमारे पास में आई स्क्वायर आर लॉसेज होते हैं उनको हम ओमिक लॉसेज कहते हैं, वो और किस नाम से जाने जाते हैं? तो हम बात करें आई स्क्वायर आर लॉस, इनको हम क्या कहते हैं? ओमिक लॉस भी कहते हैं, ओमिक लॉस। इन्हीं को हम कहते हैं कॉपर लॉस भी हम कह सकते हैं इनको, कॉपर लॉस। जैसे हम बात करें यहाँ पर, जो आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं उनको कॉपर लॉस के नाम से जाना जाता है। डीसी शंट जनरेटर की बात करते हैं हम आगे। डीसी शंट जनरेटर, सीटी डीसी शंट जनरेटर के अंदर क्या होता है? डीसी शंट जनरेटर के अंदर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्लाइटली ड्रॉपिंग जनरेटर की होती है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें डीसी शंट जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जैसे हमारे पास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जो हमारी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इस तरीके से होती है। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी इस तरीके से होती है, और एक सेंटर में होती है। तो ये होती है हमारी स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी शंट जनरेटर की। ये हमारा डीसी शंट जनरेटर होता है जिसकी स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इस तरीके से घूम कर जाएगी, तो इसको कंप्लीट बना लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे डीसी शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट हम, तो किस तरीके से बनेगी। यहाँ पर फुल लोड करंट हम लिख देते हैं, ये आई फुल लोड करंट है, आई फुल लोड है। और ये यहाँ पर हम लिख देते हैं आई मैक्सिमम है यहाँ पर। और ये जो वोल्टेज है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरीके से दी जाएगी, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरीके से होगी डीसी शंट जनरेटर की। ये हमारी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि इसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से होती है। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर होगी, तो हम कह सकते हैं ये इसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और हम बात करें कि एक होता है हमारे पास में, ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये वाला सेक्शन हमारा है, जैसे डी वाला सेक्शन है और एफ वाला सेक्शन है। ये पूरा डी एफ हमारा सेक्शन क्या कहलाता है? ये डी एफ सेक्शन कहलाता है हमारा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। और जो हमारा एफ डी है वो आई एफ के अंदर जो करंट का फॉल हो रहा है वो बता रहा है, यानी करंट फुल लोड करंट यहाँ पर एफ डी है, यहाँ से यहाँ पर ड्रॉप हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ड्रॉप ड्यू टू फॉल इन आई, तो वो कहलाएगा ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रॉप ड्यू टू फॉल इन आई। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो सी डी है हमारा, जैसे हम बात करें ये वाला सेक्शन सी और डी, ये वाला, ये क्या कहलाएगा यहाँ पर? ये आई आर ए कहलाएगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे जनरली नो लोड लॉसेज ऑन एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज रिप्रेजेंटेड। तो नो लोड लॉसेज हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो हम बात कर रहे हैं नो लोड लॉस
इन इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में नो लोड लॉसेज हैं किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नो लोड लॉसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस विथ हाई वैल्यू। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस विथ हाई वैल्यू। तो ये हम यूज करते हैं नो लोड रेजिस्टेंस में, यानी नो लोड लॉसेज हैं वो हमें अगर इलेक्ट्रिकल मशीन में दिखाना है तो हम उनको इसके द्वारा दिखाएंगे पैरेलल रेजिस्टेंस विथ हाई वैल्यू। जनरली नो लोड लॉसेज आर वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं, जो भी नो लोड लॉसेज होते हैं, एंड लाइक हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेज हैं, ये नो लोड लॉसेज हैं, ये वोल्टेज डिपेंडेंट है। अगर नो लोड लॉसेज के एग्जांपल हम देखें जैसे कि हिस्टैरिसीस लॉसेज हैं, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, ये लॉस कैसे हैं हमारे वोल्टेज डिपेंडेंट हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड विथ पैरेलल रेजिस्टेंस with high value as no load current is lesser in electrical machine। ताकि हम कह सकते हैं कि नो लोड लॉसेज हैं, नो लोड करंट है वो लेस हो, क्योंकि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें पैरेलल रेजिस्टेंस विथ हाई वैल्यू तो वहाँ पर लोड करंट की वैल्यू लो होगी, उसकी वजह से नो लोड लॉसेज हैं वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे अगर आर की वैल्यू हम हाई रखते हैं नो लोड लॉसेज में, जैसे कि पैरेलल रेजिस्टेंस हमने रिप्रेजेंट कर दिया पैरेलल रेजिस्टेंस विथ हाई वैल्यू, और यहाँ पर करंट फ्लो होगी वो लेस होगी, यहाँ पर वोल्टेज है तो करंट की वैल्यू क्या होगी आई इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। अगर हम आर की वैल्यू हाई रखेंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी लेस होगी, तो आर हाई होगा तो आई लेस होगी और ये लॉस होगा, नो लोड लॉस। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसफार्मर कूलिंग एंड इंसुलेशन ऑयल है, उसकी विस्कोसिटी के बारे में बात करते हैं, उसकी विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर कूलिंग एंड इंसुलेशन ऑयल, कूलिंग एंड इंसुलेशन ऑयल। तो ट्रांसफार्मर का कूलिंग और इंसुलेशन ऑयल है उसकी विस्कोसिटी है लो होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी। नेक्स्ट हम बात करें इफ द एयर गैप इन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज्ड, इंडक्शन मोटर में अगर एयर गैप इंक्रीज हो जाता है, एयर गैप इन इंडक्शन मोटर इंक्रीज, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंडक्शन मोटर इंक्रीज। अगर एयर गैप इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर क्या फ़र्क पड़ेगा, पावर फैक्टर है हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा अगर एयर गैप इंक्रीज होगा इंडक्शन मोटर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें शेडेड पोल मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, शेडेड पोल मोटर। तो हम बात करें यहाँ पर शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो लीस्ट एफिशिएंसी होती है, यानी सबसे कम होती है 5% टू 35% इसकी एफिशिएंसी होती है शेडेड पोल मोटर की एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जैसे डीसी मशीन शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डीसी मशीन की बात कर रहे हैं, डीसी मशीन शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यू, आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यू। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है डीसी मशीन के अंदर वो होती है हाई, और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है डीसी मशीन के अंदर वो होती है लो। तो शंट रेजिस्टेंस हैज हाई वैल्यू एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस हैव लो वैल्यू इन दी
डीसी मशीन। नेक्स्ट हम बात करें, आफ्टर स्टार्टिंग वाइंडिंग इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट मोटर कंटिन्यू टू रन ओनली विथ। अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर से हम एक सर्किट है, कोई भी मोटर को ऑन कर रहे हैं हम, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया है। स्टार्टिंग वाइंडिंग हमने क्या कर दी है, डिस्कनेक्ट कर दी है। तो मोटर किसके साथ रन करेगी, तो मोटर रन करेगी यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग के साथ में ये ऑपरेट करेगी, यानी रनिंग वाइंडिंग के साथ में ये रन करेगी। इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई सिंगल फेज करंट इज नॉट रोटेटिंग। क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग हमारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि सिंगल फेज करंट है वो रोटेटिंग नहीं होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, द मोटर इज स्टार्टेड विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट व्हेन द मोटर हैज रीच्ड ए पर्टिकुलर स्पीड एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग मोटर कंटिन्यूस टू रन विथ द रनिंग वाइंडिंग। क्योंकि सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होती है हमारी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल फेज जो करंट होती है वो रोटेटिंग नेचर में नहीं होती है, रोटेटिंग नहीं होती है और रोटेटिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होता है, वहाँ पर रोटेट करवाने के लिए क्या करना होगा, हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग लगानी होगी। और फिर जैसे ही स्पीड हमारी नॉर्मल स्पीड, पर्टिकुलर स्पीड पर इंडक्शन मोटर की स्पीड पहुँच जाती है, तब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और मोटर हमारी रनिंग वाइंडिंग के साथ में रन करने लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो मोटर का एनक्लोजर होता है वो किसका बना होता है, एनक्लोजर ऑफ मोटर। तो एनक्लोजर ऑफ मोटर की बात करें, मोटर का एनक्लोजर बना होता है कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन। नेक्स्ट हम बात करें, आर्मेचर रिएक्शन अफेक्ट्स क्यूज फ्लक्स टू रिड्यूज। तो आर्मेचर रिएक्शन में फ्लक्स किसकी वजह से रिड्यूज होता है, तो हम बात करें यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट्स क्यूजेज फ्लक्स टू रिड्यूज, क्यूजेज फ्लक्स टू रिड्यूज, रिड्यूज विथ इंक्रीज करंट। तो हम कहेंगे यहाँ पर आर्मेचर रिएक्टेंस जो इफेक्ट है उसका फ्लक्स किसकी वजह से रिड्यूज होगा, यानी आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट की वजह से फ्लक्स जो रिड्यूज होगा वो कैसे रिड्यूज होगा, जब हमारी जो करंट है इंक्रीज होती है, इंक्रीज करंट। तो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट की वजह से फ्लक्स यहाँ पर रिड्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की बात करें हमने क्या किया है, सप्लाई वोल्टेज को 20% रिड्यूस कर दिया है, रिड्यूस 20% ऑफ सप्लाई वोल्टेज। अब 20% सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया है तो मैक्सिमम टॉर्क है वो डिक्रीज किसके द्वारा होगी, मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज बाई। तो मैक्सिमम टॉर्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैक्सिमम टॉर्क। तो हम बात करें सप्लाई वोल्टेज है वो हमारा होता है, सप्लाई वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम टॉर्क है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है वोल्टेज स्क्वायर की। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जैसे कि वोल्टेज है वो 20% रिड्यूज हो गया है, तो हमारी दूसरी कंडीशन में जो वोल्टेज है V2 की वैल्यू क्या है 0.8 V1, क्योंकि 20% रिड्यूज हो गया है। तो हम सेकंड कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क निकालना चाहें तो क्या होगा, T मैक्सिमम सेकंड कंडीशन में क्या होगी V2 डिवाइड बाई V1 का होल स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज स्क्वायर है, एंड टू T मैक्सिमम 1, पहली कंडीशन में जो टॉर्क थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
टी मैक्सिमम 2 है तो सेकंड कंडीशन है वो आ जाएगा 64% ऑफ टी मैक्सिमम। 64% कैसे आ जाएगा कि बी टू डिवाइड बाई वी 1.8 आ रहा है, तो 0.8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, तो 64% ऑफ टी मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं 64% ऑफ टी मैक्सिमम आ रहा है, तो रिड्यूस कितनी हो गई है, ये रिड्यूस हो गई है 36%। तो रिड्यूस अमाउंट आ गया हमारा 36%। तो 36% यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। अगर 20% सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है तो जो टॉर्क है वो 36% हमारी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ए रेक्टिफायर फॉर वेल्डिंग हैज़ वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर रेक्टिफायर के अंदर वेल्डिंग के लिए हम बात करें, रेक्टिफायर के लिए वेल्डिंग की कंडीशन देखते हैं हम। रेक्टिफायर में हम यूज कर रहे हैं रेक्टिफायर को वेल्डिंग के लिए। जब रेक्टिफायर को वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं तो हमारे पास में वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। रेक्टिफायर को जब वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से होती है, इसकी वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हम कह सकते हैं फॉर वेल्डिंग पर्पज वी विल यूज डिफरेंट कंपाउंड जनरेटर। तो वेल्डिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड जनरेटर यूज करते हैं, और दीज जनरेटर हैव हाईली ड्रॉपिंग इन नेचर। तो वेल्डिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड जनरेटर हम यूज करते हैं। डिफरेंट कंपाउंड जनरेटर, और डिफरेंट कंपाउंड जो जनरेटर यूज करते हैं उनकी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये बहुत इनकी जो ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हाईली यहाँ पर ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हाईली इनकी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉसेज की। जैसे हिस्टेरिसिस लॉसेज हैं वो किस पर डिपेंड नहीं करता, कौन से पैरामीटर है उस पर डिपेंड नहीं करता, कौन से पैरामीटर पर यहाँ पर डिपेंड करता है। तो हिस्टेरिसिस लॉसेज की बात करते हैं हम। हिस्टेरिसिस लॉसेज हमारा डिपेंड करता है हिस्टेरिसिस कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। हिस्टेरिसिस कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा यानी के की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी बी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। हिस्टेरिसिस लॉसेज है हमारा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड करेगा। तो इन तीन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है हमारा हिस्टेरिसिस लॉसेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि फुल लोड स्लिप हमें 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर की निकालनी है। 3 फेज इंडक्शन मोटर 4 पोल दे रखी है, यानी पोल दे रखे हैं 4, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पर 50 हर्ट्ज, और ये मोटर जो रन कर रही है रोटेटिंग कर रही है, यानी इसकी स्पीड दे रखी है एन स्पीड 1410 यानी 1410 आरपीएम दे रखी है। हमें स्लिप निकालनी है, तो स्लिप के लिए हमें सिंक्रोनस स्पीड निकालनी होगी। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है 120 इंटू एफ डिवाइड बाई पी, तो ये हो जाएगा 1500। अब 1500 हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड आ गई है, हमारे पास में एन स्पीड आ गई है 1410, तो हम स्लिप निकाल सकते हैं। तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस इंटू 100। तो ये हो जाएगी एन एस माइनस एन आर कितना 90 डिवाइड बाई एन एस कितना है 1500 इंटू 100, तो ये 6 आ जाएगा, यानी 15 के अकॉर्डिंग ये 6 आ जाएगा, 15 6 की 90। नेक्स्ट हम देखें कंपेयर टू स्प्लिट फेज मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। स्प्लिट फेज मोटर की बात करें हम, कंपेयर टू स्प्लिट फेज मोटर, कंपेयर टू स्प्लिट फेज मोटर, कंपेयर टू स्प्लिट फेज मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात करें
कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है वो क्या होती है, इसकी हायर स्टार्टिंग टॉर्क होती है। अगर हम स्प्लिट फेज मोटर की बात करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कंपेयर टू स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होती है, कैपेसिटर कंपेयर टू स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर की बात करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो यहाँ पर हम बात करें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्प्लिट फेज मोटर के कंपेरिजन में, कंपेयर टू स्प्लिट फेज मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हैज़ हायर स्टार्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपेयर टू स्प्लिट फेज मोटर, हम बात करें कंपेयर टू स्प्लिट फेज मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हैज़ हायर स्टार्टिंग टॉर्क, यानी इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर रन करती है तो इसका हायर स्टार्टिंग टॉर्क होता है। नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग की बात करते हैं। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज प्रोवाइडेड फॉर डिस्कनेक्टिंग द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लिए डिस्कनेक्ट किया गया है, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज प्रोवाइडेड फॉर डिस्कनेक्टिंग द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो किसके अंदर हमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, इसको किसके लिए यूज किया जाता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज प्रोवाइड टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यहाँ पर यूज करते हैं। तो क्या होगा, इसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, उसमें हम इसका यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए। सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज प्रोवाइडेड टू डिस्कनेक्ट द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बिकॉज इन दिस मोटर कैपेसिटर इज यूज ओनली फॉर स्टार्ट द इंडक्शन मोटर, यानी कि हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर सिर्फ इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए ही यूज करते हैं, इसलिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सिंगल फेज मोटर है उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाता है, किसके द्वारा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के द्वारा हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं। सिंगल फेज मोटर, तो सिंगल फेज मोटर को क्या बनाया जाता है, सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाता है, किसके द्वारा इसको हम सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं, सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं किसकी मदद से, स्टार्टिंग वाइंडिंग की वजह से, हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की मदद से हम इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्टेटर वाइंडिंग, यानी हम कह सकते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ क्या होती है, हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्टेटर वाइंडिंग इज स्टेशनरी एंड पल्सेटिंग, यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है वो हमारा स्टेटर वाइंडिंग के अंदर स्टेशनरी होता है और पल्सेटिंग होता है। दे आर मेड सेल्फ स्टार्टिंग बाई एडिंग ए स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग ऐड करके हम उनको सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल है वो किसके सिमिलर है, जैसे हम बात करें यहाँ पर
थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल किसके सिमिलर है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर किसके बेस है? अगर हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल की बात करें तो ये उसी तरीके का प्रिंसिपल है जैसे ट्रांसफार्मर की वाइंड्री को हम शॉर्ट कर देते हैं, ट्रांसफार्मर विथ शॉर्टेड सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर शॉर्टेड सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी को हम शॉर्ट करके यहाँ पर क्या करते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सिमिलर बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की बाउंड्री को सेकेंडरी को शॉर्ट कर देंगे तो वो किस तरीके से प्रिंसिपल पर ऑपरेट होती है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पर ऑपरेट होती है। यानी इंडक्शन मोटर के अंदर ईएमएफ इन इंडक्शन मोटर स्टेटर हम देखें, ईएमएफ इन इंडक्शन मोटर स्टेटर, इंडक्शन मोटर स्टेटर। तो इंडक्शन मोटर स्टेटर में जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है? E1 इक्वल टू √2 पाई F2 के ω1 N1 थीटा, F2 के ω1 N1 थीटा। और E2 की जो बात करते हैं, E2 क्या होता है? रोटर के अंदर प्रोड्यूस होता है इंडक्शन मोटर में, और रोटर के अंदर ईएमएफ क्या होगा? √2 पाई F2 के ω2 N2 थीटा। ये हमारा होता है E2 यानी कि रोटर के अंदर। तो E1 डिवाइड बाई E2 हम निकालें तो E1 डिवाइड बाई E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारा आ जाएगा N1 के ω1 डिवाइड बाई N2 के ω2, N2 के ω2। तो ये इक्वल टू होगा N1 डिवाइड बाई N2। तो हम कह सकते हैं इट इज़ सिमिलर टू वोल्टेज रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। हम कह सकते हैं इसको इट इज़ सिमिलर टू वोल्टेज रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर and resultant mutual flux in transformer is combined action of primary and secondary MMF। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो रिजल्टेंट म्यूचुअल फ्लक्स होता है वो कंबाइंड एक्शन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का। इन दी इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस रोटेटिंग एयर गैप फ्लक्स इज ड्यू टू दी कंबाइंड एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर। और हम कह सकते हैं कि जो इंडक्शन मशीन में सिंक्रोनस रोटेटिंग एयर गैप फ्लक्स होता है वो कंबाइंड एक्शन होता है। यानी हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर तो क्या होता है, जो म्यूचुअल फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर के अंदर होता है म्यूचुअल फ्लक्स। और दूसरा होता है हमारा किसके अंदर? ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा होता है म्यूचुअल फ्लक्स, और दूसरा होता है हमारा किसके अंदर? सिंक्रोनस इंडक्शन मशीन के अंदर। तो सिंक्रोनस इंडक्शन मशीन के अंदर बात करें हम, इंडक्शन मशीन वो भी सिंक्रोनस। तो इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस है, उसका जो बात करें हम, इसमें किसका एक्शन कंबाइंड होता है? इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस या सिंक्रोनस इंडक्शन मशीन के अंदर, सिंक्रोनस इंडक्शन मशीन के अंदर रोटेटिंग एयर गैप फ्लक्स है वो स्टेटर रोटर की वजह से होता है, रोटेटिंग एयर गैप फ्लक्स। तो दोनों का प्रिंसिपल सेम ही है। जैसे ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी और सेकेंडरी का कंबाइंड एक्शन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट हम बात करें पर्पज ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग का पर्पज क्या है? पर्पज ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के पर्पज की। स्टार्टिंग
वाइंडिंग। तो पर्पज ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की पर्पज़ क्या होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का? पर्पज़ की बात करें तो ये क्या करेगा, रोटेटिंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा इन कंजक्शन विथ दी मेन वाइंडिंग। तो हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोड्यूस रोटेटिंग फ्लक्स इन कंजक्शन विथ दी मेन वाइंडिंग, ये इसका पर्पज़ होता है, प्रोड्यूस रोटेटिंग फ्लक्स in conjunction with the main winding, conjunction with main winding। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हेल्प इन स्टार्टिंग द मोटर बाई प्रोवाइडिंग रोटेटिंग फ्लक्स इन एडिशन टू मेन वाइंडिंग। नेक्स्ट हम बात करें सिग्नलिंग डिवाइसेज और टाइमर के लिए कौन सी मोटर को यूज किया जाता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सिग्नलिंग डिवाइसेज एंड टाइमर के लिए। सिग्नलिंग डिवाइसेज एंड टाइमर के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर का हम यूज करेंगे सिग्नलिंग डिवाइसेज एंड टाइमर के लिए। यानी हम कह सकते हैं इट इज़ द सेम एज सिंगल केज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सिंगल केज इंडक्शन मोटर की तरह ही है। रोटर इज सेम एज स्क्वायर केज विथ टीथ रिमूव्ड फ्रॉम दी सर्टेन प्लेस। इसका एप्लीकेशन हम बात करें, रिलक्टेंस मोटर का एप्लीकेशन हम कहाँ पर यूज करते हैं? इसका एप्लीकेशन हम कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक क्लॉक में हम यूज करते हैं। तो ये रिलक्टेंस मोटर हमारी किसकी है? केज इंडक्शन मोटर की तरह ही काम करती है, सिंगल केज इंडक्शन मोटर की तरह ही काम करती है ये। अगर हम रिलक्टेंस मोटर की बात करें तो कैसी है? सिंगल केज इंडक्शन मोटर की तरह ही है, इंडक्शन मोटर। और इसका जो रोटर होता है स्क्वायर केज विथ टीथ रिमूव्ड फ्रॉम दी सर्टेन प्लेस। और रोटर इसका होता है स्क्वायरल केज with teeth removed from certain place, with teeth removed from certain place, तो हमें क्या करना होगा, इसकी एप्लीकेशन की बात करें सिग्नलिंग डिवाइसेज एंड टाइमर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो एप्लीकेशन की बात करें, इसका एप्लीकेशन है कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन, कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन। दूसरा यहाँ पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक क्लॉक टाइमर, इलेक्ट्रिक क्लॉक टाइमर, सिग्नलिंग डिवाइसेज, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, सिग्नलिंग डिवाइसेज और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इनमें यहाँ पर इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम बात करें 3 फेज इंडक्शन मोटर, पावर सप्लाई को रिवर्स कर दिया गया है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर रिवर्सिंग द सप्लाई इन 2 ऑफ द फेज। अगर हम क्या करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 फेज की पावर सप्लाई को रिवर्स कर देंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमने क्या किया है, जो सप्लाई के 2 फेज हैं उनको इंटरचेंज कर दिया है या रिवर्स कर दिया है। सप्लाई 2 फेज आर रिवर्सिंग, तो सप्लाई के 2 फेज हैं उसको रिवर्स कर दिया गया है। तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर किसका काम करेगी? प्लगिंग का काम करेगी।
प्लगिंग। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर लॉस हैं जो कि मैकेनिकल फ्रिक्शन ऑफ मशीन से क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। वो किस टाइप के लॉस होते हैं? लॉस एसोसिएटेड विद द मैकेनिकल फ्रिक्शन, एसोसिएटेड विथ मैकेनिकल फ्रिक्शन, तो लॉस हैं जो मैकेनिकल फ्रिक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। वो किस टाइप के लॉसेज होते हैं? हमारे मैकेनिकल फ्रिक्शन से जो एसोसिएटेड होते हैं वो होता है हमारे मैकेनिकल लॉसेज, मैकेनिकल लॉस। नेक्स्ट हम बात करें हायर फ्लक्स डेंसिटी ट्रांसफार्मर डिजाइन के अंदर हम यूज करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होगा? हायर फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर डिजाइन, हायर फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर डिजाइन। तो ट्रांसफार्मर के डिजाइन में हायर फ्लक्स डेंसिटी यूज करते हैं तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट होने वाला है? इसका वेट पर केवी है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस वेट पर केवी है, वेट पर केवी है। नेक्स्ट हम बात करें कोई सिंक्रोनस मोटर है तो वो लैगिंग पावर फैक्टर करंट दे रही है, ऑपरेट हो रही है लैगिंग पावर करंट फैक्टर, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? सिंक्रोनस मोटर की, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर है ऑपरेट हो रही है लैगिंग पावर फैक्टर करंट पर, ऑपरेट लैगिंग पावर फैक्टर करंट, पावर फैक्टर करंट, यानी सिंक्रोनस मोटर है लैगिंग पावर फैक्टर करंट पर ऑपरेट हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये किस टाइप की मोटर है? कब कब ये लैगिंग पावर फैक्टर करंट पर ऑपरेट होगी? जब ये अंडर एक्साइटेड होगी, अंडर एक्साइटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडक्शन जनरेटर का कौन सा एडवांटेज यहाँ पर है हमारे पास में। इंडक्शन जनरेटर के एडवांटेज की बात करते हैं हम। इंडक्शन जनरेटर, तो इंडक्शन जनरेटर का पहला एडवांटेज है शॉर्ट सर्किट इट डिलीवर लिटिल और नो। हम कह सकते हैं जब ये शॉर्ट सर्किट होता है तो इसके अंदर कोई भी पावर डिलीवर नहीं करेगा। व्हेन शॉर्ट सर्किट, ये एडवांटेज की हम बात कर रहे हैं। व्हेन शॉर्ट सर्किट इट डिलीवर लिटिल और नो सस्टेन पावर, इट डिलीवर नो और हम कह सकते हैं सस्टेन पावर, इट डिलीवर लिटिल और नो सर्टेन पावर, या तो थोड़ी बहुत देगा या फिर बिल्कुल नहीं देगा। लिटिल और नो सर्टेन पावर। नो एंड सस्टेन पावर। दूसरा हम बात करते हैं कि इट इज़ सिंपल एंड रग्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड चीपर इन कॉस्ट एंड नीड लिटिल मेंटेनेंस। इट इज़ सिंपल एंड रग्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड रग्ड इन कंस्ट्रक्शन, यानी ये सिंपल है, रग्ड है कंस्ट्रक्शन में, चीपर है कॉस्ट में और मेंटेनेंस की इसको ज़रूरत होती है। चीपर एंड नीड्स लिटिल मेंटेनेंस, लिटिल मेंटेनेंस। तीसरा हम बात करें कि इट डज नॉट हर्ट
और ड्रॉप आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म। इट डज नॉट हर्ट और ड्रॉप आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म। सिंक्रोनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की, कि सिंक्रोनस मोटर है ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर इंड्यूस्ड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच में एंगल क्या होता है सिंक्रोनस मोटर के अंदर। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर ऑपरेटिंग कंडीशन, तो सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग कंडीशन में है, तो इसके अंदर हम बात करें इंड्यूस्ड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बीच में एंगल कितना होता है। इंड्यूस्ड वोल्टेज वर्सेस सप्लाई वोल्टेज, तो ये मोर देन 180 डिग्री होगा, मोर देन 180 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर इज नॉर्मली एग्जीक्यूटेड बाई। प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर है किसके द्वारा एग्जीक्यूट की जा सकती है, प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर की प्लगिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आर्मेचर पोलरिटी को रिवर्स करके इसकी प्लगिंग किया जा सकता है। आर्मेचर पोलरिटी को रिवर्स करके हम इसकी प्लगिंग की कंडीशन है उसको अराइज कर सकते हैं। यानी ब्रेकिंग इज डन बाय रिवर्सिंग द वोल्टेज पोलरिटी टू मोटर आर्मेचर बट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड करंट इज नॉट रिवर्स। ब्रेकिंग हम कर सकते हैं किसके द्वारा, सप्लाई वोल्टेज, यानी सप्लाई वोल्टेज की पोलरिटी को रिवर्स करके हम ब्रेकिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फील्ड करंट की डायरेक्शन है रिवर्स नहीं होती है। यानी आर्मेचर पोलरिटी को हमें रिवर्स करना होगा प्लगिंग के लिए। अगर हमें ब्रेकिंग करनी हो तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, वोल्टेज सप्लाई या वोल्टेज जो पोलरिटी है उसको रिवर्स करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो फील्ड करंट है वो रिवर्स नहीं होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ फील्ड करंट नॉट रिवर्स। डायरेक्शन ऑफ फील्ड करंट नॉट रिवर्स ब्रेकिंग कंडीशन में। नेक्स्ट हम बात करें यानी ट्रांसफार्मर कोर के लिए हम यहाँ बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पर मटेरियल जो ट्रांसफार्मर के अंदर यूज किया जाता है एट हाई फ्रीक्वेंसी, जो मटेरियल ट्रांसफार्मर के अंदर यूज किया जाता है, मटेरियल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। तो मटेरियल यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में, वो कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी पर, तो फेराइट मटेरियल यहाँ पर यूज किया जाता है। फेराइट मटेरियल, यानी एट हाई फ्रीक्वेंसी एडी करंट लॉसेज टेंड्स टू सीरियस प्रॉब्लम एंड हाई रिटेंटिविटी फेराइड आर यूज्ड। तो यहाँ पर हम बात करें हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, एडी करंट लॉसेज हैं उनकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ट्रांसफार्मर के अंदर। एडी करंट लॉस, तो हाई फ्रीक्वेंसी पर एडी करंट लॉसेज हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, इसलिए हमें हाई रिटेंटिविटी फेराइट है यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर फेराइट मटेरियल का यूज करते हैं क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी हाई होती है, हाई रिटेंटिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि डीसी मशीन के अंदर जो ब्रूसेज हैं वो कहाँ पर प्लेस की जाती है, डीसी मशीन ब्रूसेज। तो डीसी मशीन की ब्रूसेज की बात करें हम, ब्रूसेज हम कहाँ पर लगाते हैं डीसी मशीन के अंदर, पोलर एक्सिस एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड टू द कोयल लेइंग इन द इंटरपोलर एक्सिस।
तो यहाँ पर बात करें पोलर एक्सिस and electrically connected to coil and electrically डीसी मशीन के अंदर ब्रूसेज हैं पोलर एक्सिस एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू कॉयल एंड लेइंग इन द इंटरपोल एक्सिस एंड लेइंग in the interpolar axis नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ द फील्ड सर्किट ऑफ लोडेड शंट मोटर इज सडनली ओपन। अगर यहाँ पर हम बात करें इफ द फील्ड सर्किट ऑफ लोडेड शंट मोटर इज सडनली ओपन, if the field circuit of loaded shunt motor अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर फील्ड सर्किट है लोडेड शंट मोटर का, वो सडनली ओपन हो जाता है, सडनली ओपन, तो क्या होगा, जैसे वो सडनली ओपन होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्किट ब्रेक्स और फ्यूज विल ओपन दी सर्किट बिफोर टू मच डैमेज इज डन। यानी हम कह सकते हैं अगर फील्ड सर्किट है लोडेड शंट मोटर का अगर सडनली ओपन हो जाता है तो सर्किट ब्रेकर और फ्यूज है वो ओपन हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज है हमारा ओपन हो जाएगा एंड द सर्किट बिफोर टू मच डैमेज इज डन एंड द सर्किट बिफोर टू मच डैमेज इज डन, टू मच डैमेज इज डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन किस तरीके से काम करता है। कॉम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन है वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। कॉम्यूटेटर डीसी मशीन, कॉम्यूटेटर एंड डीसी मशीन, डीसी मशीन में कॉम्यूटेटर कैसे काम करता है, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है, फुल वेव रेक्टिफायर। यानी हम कह सकते हैं कि रेक्टिफायर क्या करता है, हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, यानी हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा रेक्टिफायर। तो कॉम्यूटेटर में है ये कॉम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन एक्ट एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर की। किसकी बात करते हैं हम, डीसी सीरीज मोटर की बात करते हैं यहाँ पर। डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर के अंदर क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव फाइनाइट नो लोड स्पीड। डीसी सीरीज मोटर का क्या है, हम कह सकते हैं कि डीसी सीरीज मोटर के अंदर इट इज़ पॉसिबल टू हैव फाइनाइट नो लोड स्पीड। डीसी मोटर के अंदर फाइनाइट नो लोड स्पीड कब होगी, नो लोड स्पीड, तो ये कब होगी, इफ़ द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस इस आर्मेचर टर्मिनल। अगर हम क्या करते हैं, अगर फाइनाइट नो लोड स्पीड चाहिए डीसी सीरीज मोटर के अंदर तो हम क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल, रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल, आर्मेचर
टर्मिनल, यानी जो आर्मेचर टर्मिनल है डीसी सीरीज मोटर का, उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि पर ये मशीन का हमारा क्या हो जाएगा, आर्मेचर बाइंडिंग होगी हमारी, रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया है। और डीसी सीरीज मोटर है, तो हमें क्या देगी, यहाँ पर बैक ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, और ये प्लस एंड माइनस ये वोल्टेज है V1। तो हम कह सकते हैं जो स्पीड है ओमेगा एम, ये हो गया कि V1 माइनस के IA RA प्लस यहाँ पर जो R है और एक मोटर के अंदर R है, तो आर्मेचर R बाहर का R हो जाएगा और एक कैपिटल R हो जाएगा, डिवाइड बाई K इंटू IA। तो इससे हमारी स्पीड है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, ये रेजिस्टेंस है, इसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फाइनाइट नो लोड स्पीड हम डीसी सीरीज मोटर के अंदर इस रेजिस्टेंस के थ्रू निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल, वी कैन अचीव द फाइनाइट नो लोड स्पीड इन द डीसी सीरीज मोटर। यानी नो लोड पर ये डीसी सीरीज मोटर ऑपरेट नहीं होती है, लेकिन हम आर्मेचर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कनेक्ट करके फाइनाइट स्पीड हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं फील्ड टेस्ट के बारे में देखते हैं हम कि फील्ड टेस्ट है, फील्ड टेस्ट क्यों किया जाता है। फील्ड टेस्ट हम करते हैं स्टे लॉसेज इन केस ऑफ डीसी सीरीज मशीन। तो यहाँ पर करते हैं हम फील्ड टेस्ट, किसके लिए करते हैं, स्टे लॉसेज इन केस ऑफ डीसी सीरीज मशीन ज्ञात करने के लिए। स्टे लॉसेज इन केस ऑफ डीसी सीरीज मशीन, डीसी सीरीज मशीन। दूसरा होता है स्विनबर्न टेस्ट, ये तो हो गया फील्ड टेस्ट। दूसरा होता है हमारा स्विनबर्न टेस्ट। स्विनबर्न टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट की बात करते हैं। स्विनबर्न टेस्ट क्यों यूज किया जाता है, कांस्टेंट लॉसेज फाइंड करने के लिए हम स्विनबर्न टेस्ट करते हैं। कांस्टेंट लॉस हमें फाइंड करना है। तीसरा हम करते हैं हॉपकिंसन टेस्ट। हॉपकिंसन टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट किस लिए किया जाता है, परफॉर्मेंस ऑफ मशीन रिगार्डिंग द कम्यूटेशन एंड टेम्परेचर राइज। तो हॉपकिंसन टेस्ट करते हैं अगर परफॉर्मेंस हमें चेक करनी है। यहाँ पर हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ मशीन रिगार्डिंग कम्यूटेशन एंड टेम्परेचर राइज, रिगार्डिंग कम्यूटेशन एंड टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज। तो अगर हमें परफॉर्मेंस देखनी है मशीन की रिगार्डिंग कम्यूटेशन एंड टेम्परेचर राइज, तो हम हॉपकिंसन टेस्ट यूज करते हैं। फिर यूज करते हैं रिटार्डेशन टेस्ट। रिटार्डेशन टेस्ट, रिटार्डेशन टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, स्टे लॉसेज इन केस ऑफ डीसी शंट मशीन, स्टे लॉसेज इन केस ऑफ डीसी शंट मशीन, डीसी शंट मशीन। डीसी शंट मशीन के लिए अगर हमें स्टे लॉसेज फाइंड करने हैं तो हम रिटार्डेशन टेस्ट है यूज करते हैं। और अगर हमें डीसी सीरीज मोटर के लिए यूज करना होता है तो फील्ड टेस्ट यूज करते हैं। तो इनमें दोनों में अंतर है, डीसी सीरीज हम फील्ड के लिए यूज करते हैं, यानी फील्ड टेस्ट सीरीज के लिए, और शंट टेस्ट जो किया जाता है स्टे लॉसेज फाइंड करने के लिए वो रिटार्डेशन टेस्ट के लिए किया जाता है। परफॉर्मेंस के लिए हम हॉपकिंसन टेस्ट यूज करते हैं, और कांस्टेंट लॉसेज के लिए हम यहाँ पर स्विनबर्न टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दो ट्रांसफार्मर हैं, दो ट्रांसफार्मर के अंदर उनकी रेटिंग हमें दे रखी है, यानी उनकी केवीए रेटिंग है पर यूनिट इम्पीडेंस। अगर उन्हें क्या करवाना है, हमें ऑपरेट करवाना है पैरेलल में, तो केवीए रेटिंग क्या होनी चाहिए, ट्रांसफार्मर है दो, टू ट्रांसफार्मर अगर वो पैरेलल में ऑपरेट होते हैं
तो उनकी जो केवीए रेटिंग है वो हमें बतानी होगी, वो इक्वल होगी केवीए रेटिंग। यानी हम कह सकते हैं उनकी इफ़ दियर पर यूनिट इम्पीडेंस आर इक्वल, तो उनकी केवीए रेटिंग भी इक्वल होगी। यानी पर यूनिट इम्पीडेंस आर इक्वल, उनकी जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो इक्वल होगी, तभी वो यहाँ पर लोड शेयर करेंगे इन दी रेशियो ऑफ दियर केवीए रेटिंग। यानी जितनी ज़्यादा केवीए रेटिंग होगी उतनी ज़्यादा वो लोड शेयर करेंगे। अगर उनकी पर यूनिट इम्पीडेंस है उनकी खुद की केवीए के बेस पर वो इक्वल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंक्रोनस वाट। सिंक्रोनस वाट क्या होती है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर सिंक्रोनस वाट। सिंक्रोनस वाट, सिंक्रोनस वाट की बात करें तो सिंक्रोनस वाट होती है टी टॉर्क विच अंडर सिंक्रोनस स्पीड दी which under synchronous speed and would develop a power of 1 watt or power input to rotor in watt, would develop a power of 1 watt would develop a power of 1 watt or power input to rotor in watt, or power input to rotor in watt। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टर की बात करते हैं हम। यानी हमारे पास में दे रखा है एक कंडक्टर इन रोटेटिंग विथ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये कंडक्टर है यहाँ पर रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कंडक्टर रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब ये रोटेट कर रहा है किस पोजीशन के अंदर पीक वोल्टेज यहाँ पर अकर होगा, तो पीक वोल्टेज की बात करें, पीक वोल्टेज कौन सी कंडीशन में अकर होगा, तो पीक वोल्टेज की बात करें, पीक वोल्टेज अकर होगा हमारा अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम बात करें अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगा हमारा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है तो ये मैक्सिमम पीएमएफ का ईएमएफ का प्रोड्यूस होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ, ये होगा फोर्स के इक्वलेंट, फोर्स के इक्वलेंट ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग होगा। तो हम कह सकते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये फोर्स होगा। तो हम कह सकते हैं ई की जो वैल्यू होगी वी इक्वल टू होता है वी एल वी साइन थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर रोटेशन। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर रोटेशन, कंडक्टर रोटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं हम। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जैसे हमारे पास में है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर स्टेटर इम्पीडेंस है उसको नेगलेक्ट कर दिया गया है, तो
स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क वो क्या होगी अगर हमने स्टेटर इम्पीडेंस को नेगलेक्ट कर दिया है। स्टेटर इम्पीडेंस नेगलेक्ट कर दिया गया है, तो स्टेटर इम्पीडेंस को अगर हम नेगलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप क्या होगी, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क होगी R2 डिवाइड बाई X2। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो प्राइमरी इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर दें तो प्राइमरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी की जो अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर दें तो प्राइमरी इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्राइमरी इंडक्टेंस है ये डिक्रीज हो जाएगी, इज डिक्रीज। नेक्स्ट हम बात करें, जो रिलेटिव स्पीड होती है स्टेटर और रोटर फ्लक्स के बीच में वो क्या होती है, रिलेटिव बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स। तो यहाँ पर हम बात करें रिलेटिव स्पीड स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स, तो रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स के बीच में रिलेटिव स्पीड होती है वो जीरो होती है, क्योंकि अगर रिलेटिव स्पीड वेरी करेगी तो मोटर है वो रन ही नहीं करेगी। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड है वो जीरो होती है दोनों के बीच में, यानी वो सेम स्पीड से रन करते हैं। अगर उनके बीच में कुछ डिफरेंस है तो वो सेम डिफरेंस रहेगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड है उन दोनों के बीच में जीरो होती है। ये फ्लक्स की स्पीड है, ना कि रोटर और स्टेटर की स्पीड है। अगर रोटर और स्टेटर की स्पीड में हम देखते हैं तो NS माइनस N से निकालते हैं, यानी सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। नेक्स्ट हम देखें, पर यूनिट सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ मशीन है 2 पर यूनिट दे रखा है, तो इसका SCR क्या होगा। अगर हम ये बात करें यहाँ पर, जैसे सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ मशीन पर यूनिट सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ मशीन ये दिया हुआ है हमें 2 पर यूनिट, तो हमें SCR की वैल्यू निकालनी है। तो SCR क्या होगा, इसका 4 का हम इसमें क्या कर देंगे 1/2 SCR हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा, पर यूनिट इम्पीडेंस का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट हम बात करते हैं, DC सीरीज मोटर है, यानी कि DC मोटर की स्पीड है वो क्या होती है, यानी कि इसके द्वारा हम स्पीड को निकालते हैं। तो हम बात करते हैं DC मोटर की स्पीड के बारे में। DC मोटर स्पीड, तो DC मोटर की स्पीड है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो स्पीड की बात करें, स्पीड कैसे निकालेंगे हम, बैक EMF जो होता है वो होता है हमारा EV इक्वल टू KA/φ/ωm। तो यहाँ पर स्पीड हम निकालते हैं, ωm इक्वल टू क्या हो जाएगा EV डिवाइड बाई KA/φ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ωm की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है EV के, और ωm की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, फ्लक्स के। तो हम कह सकते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्लक्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है EMF के। तो ये DC सीरीज मोटर की स्पीड है, यानी DC मोटर की स्पीड है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या कहता है यहाँ पर, लेंज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड EMF सेट ऑफ ए करंट इन विच डायरेक्शन। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड EMF सेट अप ए करंट इन विच डायरेक्शन। तो कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड EMF है सेटअप करेगा अपनी करंट को, डायरेक्शन अपोजिट टू क्यूज प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उस डायरेक्शन में अपोजिट करेगा, डायरेक्शन इन अपोजिट टू क्यूज प्रोडक्शन, यानी जिसकी वजह से उत्पन्न होता है उसका ये अपोजिट करता है, अपोजिट टू क्यूजेज प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन 8, यानी कि ये जिस वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसी का ही अपोज करता है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द इफेक्ट अपोज द क्यूज, यानी हम कह सकते हैं द इंड्यूड ईएमएफ इन सच दैट इट अपोज द ईएमएफ रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, यानी इंड्यूड ईएमएफ उसी का विरोध करता है जिसकी वजह से ये उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से जनरेट हुआ है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम कॉल करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके अंदर? ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है? फुल लोड कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए। फुल लोड कॉपर लॉस हमें फाइंड करना है, तो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर 4% स्लिप पर रन कर रही है। तो हम बात करें यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर जब ये रनिंग कर रही है, रनिंग एट ए स्लिप ऑफ 4%, रनिंग एट ए स्लिप ऑफ 4%। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्पीड हमें निकालनी है, तो मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे? रोटर स्पीड जो होती है वो होती है 1 माइनस के स्लिप एंड 2 सिंक्रोनस स्पीड। अब स्लिप हमारी दे रखी है 0.4%, तो 1 माइनस के 0.04 एंड 2 सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। सिंक्रोनस स्पीड क्या है? 120 इंटू एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई पी। पी नंबर ऑफ पोल्स हैं। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर हमसे पूछा है, तो इसका मतलब स्पीड टू बी मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल होते हैं यहाँ पर 2। स्पीड अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल कितने होंगे यहाँ पर? 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल यहाँ पर 2 होंगे, इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं अगर स्पीड मैक्सिमम है तो यहाँ पर हो जाएगी जो एनआर की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 5760 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2880 RPM। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम स्पीड के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के अंदर, वो 2 होंगे। नेक्स्ट हम बात करें 3 फेज अल्टरनेटर है, उसका टर्मिनल है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है सडनली। तो हम बात कर रहे हैं 3 फेज अल्टरनेटर, इसका हम बात करें 3 फेज अल्टरनेटर है, शॉर्ट सर्किट एट इट्स टर्मिनल। शॉर्ट सर्किट हो गया है इसका टर्मिनल। तो 3 फेज अल्टरनेटर का अगर टर्मिनल पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, द इनिशियल वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट इज लिमिटेड बाई, तो इनिशियल वैल्यू है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की, वो किसके द्वारा लिमिट की जाती है? इनिशियल वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट है वो लिमिट की जाती है यहाँ पर सम ट्रांजिएंट रिएक्टेंस XD, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस XD। इसके द्वारा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल वैल्यू है शॉर्ट सर्किट करंट की या शॉर्ट सर्किट की वो लिमिटेड की जाती है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस के द्वारा। स्टे लॉसेज की बात करें, स्टे लॉसेज किसका सम होता है? क्या होता है स्टे लॉसेज? स्टे लॉस होता है आयरन लॉस एंड मैकेनिकल लॉस का सम होता है। आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। दूसरा हम बात करें अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल की बात करें, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में थंब क्या शो करता है? तो थंब की बात करें, हमारा थंब है वो मोशन को शो करता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में थंब हमारा मोशन शो करता है। अगर हम मिडिल फिंगर की बात करें तो मिडिल फिंगर हमारी करंट की शो करती है। मिडिल फिंगर किसको शो करती है? करंट को शो करती है।
और जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर हमारी किसको शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है 4 फिंगर। बाकी कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।